Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the next topic of coordination compounds, that is bonding in coordination compounds. Students, in previous video I had explained you some basic terms used in coordination compounds and the nomenclature of coordination compounds. The next very important topic is bonding in coordination compounds. So students, kindly watch the video carefully and try to understand all the concepts that I will explain you in this video, because it is very interesting and very simple topic. स्टूडेंट्स, अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग के बारे में बात करें तो कई तरह की बॉन्डिंग की थ्योरीज दी गई, जिसमें वर्नर थ्योरी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। तो उसमें सबसे पहले हम जो थ्योरी पढ़ेंगे वो है वर्नर्स थ्योरी, क्योंकि सबसे पहले अल्फ्रेड वर्नर ने ही ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किस तरह से बॉन्डिंग होती है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किस तरीके से बनते हैं, और ये थ्योरी उसने 1893 में दी थी। स्टूडेंट्स, ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो हमें नहीं देती कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, बट उसने एक फर्स्ट स्टेप लिया था इस बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, और कुछ बातें बताई थी इसके बारे में इसने, जो आज भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। तो वर्नर थ्योरी क्या कहती थी? वर्नर थ्योरी ये कहती थी कि मेटल की दो वैलेंसी होती हैं। मेटल कितनी तरह की वैलेंसी शो करता है? दो तरह की वैलेंसी शो करता है, जिसमें से पहली जो वैलेंसी है वो है प्राइमरी वैलेंसी, जिसको हम आयनाइजेबल वैलेंसी भी बोलते हैं। इसी को हम प्रिंसिपल वैलेंसी भी बोलते हैं और इसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी तो जो है वो सिंपल वैलेंसी, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो यहाँ पर सोडियम प्लस आपका क्या हो गया मेटल, और Cl नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा एनायन। तो मेटल और कैटायन और एनायन के बीच में जैसे बॉन्डिंग हो रही है, तो जो कैटायन सोडियम प्लस है वो किसके साथ जुड़ जाता है? Cl नेगेटिव के साथ। इसी तरीके से जो मेटल है वो एक तरह का कैटायन हो गया और वो नेगेटिव आयन के साथ में जुड़ जाएगा। तो प्राइमरी वैलेंसी तो सिंपल वैलेंसीज हैं जो सभी कंपाउंड्स के अंदर जैसे हमें देखने को मिलता है, स्पेशली आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, तो ये उस तरह की वैलेंसी है। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी को हम आयनाइजेबल भी कहते हैं, प्रिंसिपल भी कहते हैं, और इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से भी जानते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरी जो वैलेंसी की बात यहाँ पर हम करेंगे वो है सेकेंडरी वैलेंसी, जो नॉन आयनाइजेबल होती है, जो आयोनाइज नहीं होती है, और इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। सपोज़ करो मैं यही एग्जांपल ले लेती हूँ, तो जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसमें ये कौन है? मेटल है, और ये मेटल दो तरह की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। एक जो इस ब्रैकेट से बाहर है यानी काउंटर आयन है, तो यहाँ पे कोबाल्ट जो है वो ब्रैकेट के बाहर वाली Cl नेगेटिव को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इसकी क्या हो गई? प्राइमरी वैलेंसी हो गई। और जितने लिगेंड्स के साथ में ये जुड़ा हुआ है वो उसका क्या कहलाएगा? सेकेंडरी वैलेंसी, या क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ कोबाल्ट जो है, टोटल लिगेंड्स अगर हम काउंट करें तो 4 तो इसमें अमोनिया हो गया और 2 इसमें क्लोराइड हो गया, तो टोटल कितने लिगेंड्स हो गए? 6 हो गए। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। और इस कोऑर्डिनेशन नंबर को ही हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी या नॉन आयनाइजेबल, क्योंकि ये पार्ट जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो आयोनाइज नहीं होता, केवल काउंटर आयन ही क्या होता है? आयोनाइज होता है। ठीक है, तो दो बातें तो हमें समझ में आई कि मेटल दो तरह की वैलेंसी शो कर रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी, आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल। इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कह देते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कह देते हैं। अच्छा, ये नॉन डायरेक्शनल होती है क्योंकि ये हमें ज्योमेट्री के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देती। ये डायरेक्शनल होती है क्योंकि ये हमें ज्योमेट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है। कल मैंने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि जो पॉलीहेड्रा बनते हैं, जिसमें कि मेटल के चारों तरफ जो लिगेंड्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं, उसकी वजह से वो कभी
कभी टेट्राहेड्रल फॉर्म ले लेते हैं, कभी वो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में आ जाते हैं और कभी वो स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में आ जाते हैं। तो एक ज्योमेट्री जो है वो कौन डिसाइड करती है, सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसीलिए ये कैसी होती है, डायरेक्शनल होती है। ये जो है नेगेटिव आयंस को सेटिस्फाई करती है, जबकि ये जो है लिगेंड्स को सेटिस्फाई करती है। मैंने अभी आपको बताया ये ब्रैकेट के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो है वो लिगेंड है, और ब्रैकेट के बाहर कौन है, सिंपल एनायन है हमारा। तो प्राइमरी वैलेंसी इसको सेटिस्फाई करेगी और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने ये पढ़ा, बर्नर ने हमें ये बात बताई कि मेटल दो तरह की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और ये दोनों ही वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना चाहता है, एक को केवल नेगेटिव आयन को और एक को लिगेंड से। अब लिगेंड्स तो हमें पता है ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। ठीक है, वर्नर थ्योरी की क्या लिमिटेशन है? वर्नर थ्योरी में तो बहुत सारे लिमिटेशन है, क्योंकि इसने हमें बहुत ही कम जानकारी दी। इसने तो केवल हमें दो चीज़ों के बारे में बताया, एक मेटल, एक ऑक्सीडेशन नंबर और एक कोऑर्डिनेशन नंबर, और फिर ये बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर किससे रिलेटेड है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है। बाकी तो इसने हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी। आगे हमें पता लगेगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं वो कुछ एलिमेंट्स तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते। ऐसा क्यों होता है, सभी एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों नहीं बना सकते? फिर उसके बाद में ये भी क्वेश्चन आता है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो ज्योमेट्री से कैसे रिलेटेड होता है, अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर वालों की ज्योमेट्री जो है वो अलग अलग क्यों होती है। उसके बाद में इसने तो मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं करा, इसने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ नहीं डिस्कस करा, इसने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करा। तो ये तो एक बहुत ही प्राइमरी इंफॉर्मेशन देती है हमें वर्नर्स थ्योरी। अदरवाइज़ ये हमें कोई भी डिटेल्ड स्टडी, डिटेल नॉलेज जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग के बारे में, वो हमें वर्नर थ्योरी नहीं देती है। ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ। मैं आपको एक ही ऐसा क्वेश्चन करा देती हूँ जिसमें आपके सभी टाइप्स कवर हो जाएंगे जो वर्नर थ्योरी से रिलेटेड हैं, तो आप इसको समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन ये है कि असाइन द सेकेंडरी वैलेंसी। एक तो हमें क्या बतानी है, सेकेंडरी वैलेंसी टू द मेटल, यानी मेटल की क्या बतानी है, सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरा हमें कॉम्प्लेक्स जो है उसका फॉर्मूला बताना है। तीसरा हमें नंबर ऑफ आयंस बताने हैं इन सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि हमें एक कंपाउंड दिया गया है और वो कंपाउंड क्या है, COCl3NH3 का होल 4 दिया हुआ है। अब उन्होंने हमें क्लू दिया है और वो क्लू क्या दे रहे हैं कि डज नॉट लिबरेट अमोनिया, यानी कि ये अमोनिया नहीं देता, यानी कि जो अमोनिया है वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ी हुई है मेटल से, बट प्रेसिपिटेट Cl नेगेटिव एज ए AgCl, लेकिन ये हमें AgCl का प्रेसिपिटेट देती है। तो इन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले को हमें कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखना है। नंबर 2 हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। नंबर 3 हमें बताना है कि सॉल्यूशन में हमें कितने आयन देगा, और इसके लिए उन्होंने हमें सिर्फ एक क्लू दे रखा है, 2 क्लू दे रखे हैं कि एक तो ये अमोनिया गैस को लिबरेट नहीं करेगा और दूसरा ये Cl नेगेटिव को जो है वो AgCl के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर देगा। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन लिखना कहाँ से शुरू करें, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है तो भाई ब्रैकेट तो बनाना ही पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिख दिया, कोबाल्ट लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि टोटल हमारे पास में लिगेंड्स कितने हैं, 3 और 4 कितने हैं, 7 लिगेंड्स हैं हमारे पास। तो 7 हमारे पास में मॉलिक्यूल्स कह लो या उनको क्या कह लो, आयंस कह लो। इसमें से कितने मॉलिक्यूल और आयंस जो है वो काउंटर आयन बनेंगे और कितने जो है वो लिगेंड बनेंगे, हमें ये पता करना है। तो इसका क्लू हमें मिलता है कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो कुछ एक चीज़ें हमें लर्न करनी पड़ेंगी कि भी कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। यानी कोबाल्ट एट अ टाइम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 6 बनाएगा। तो हमने देखा कि Cl जो है ये मोनोडेंटेट है और ये जो अमोनिया है ये भी कैसा है, मोनोडेंटेट यानी यूनिडेंटेट है, यानी एक के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें तो 7 बन सकते हैं, लेकिन कोबाल्ट कितने बनाता है, 6 बनाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन 7 में से किन 6 को हम लिगेंड माने।
तो इसके लिए इन्होंने हमें एक क्लू दिया कि भाई अमोनिया गैस तो लिबरेट हो ही नहीं रही, यानी अमोनिया किस एज अ लिगेंड है। तो कितनी अमोनिया है भाई, 4, तो वो चारों अमोनिया हमने एज अ लिगेंड ले ली। अब वो कह रहे हैं कि Cl नेगेटिव जो है वो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट देता है, मतलब कि वो आयोनाइजेबल है, यानी कि वो काउंटर आयन में है। अब कितने Cl काउंटर आयन में होंगे ये तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर से पता लगेगा। टोटल Cl कितने हैं हमारे पास में 3, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, 4 तो अमोनिया आ गए। इसका मतलब 2 Cl भी किसका काम करेंगे, लिगेंड का काम करेंगे। इसका मतलब जो एक Cl है जो AgCl का प्रेसिपिटेट दे रहा है वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। और इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमें ये देखना है कि ये कितने आयन देगा। अगर इसको हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये हमें कितने आयन देगा। तो भाई ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट तो आयोनाइज होगा नहीं, तो इसको तो हम एज सच लिख देंगे। ठीक है, और Cl एक ही है तो अब Cl की वैलेंसी तो हमें पता ही है कितनी होती है, Cl नेगेटिव, तो ऑब्वियसली इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी +1। तो टोटल हमें कितने आयन मिले, 2 मिले। एक तो ये कॉम्प्लेक्स आयन मिल गया और एक Cl नेगेटिव मिल गया। टोटल कितने आयन्स मिल गए, 2 आयन मिल गए। ठीक है, तो ये है हमारे वर्नर्स थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया कि वर्नर थ्योरी ने हमें क्या बात बताई, उसकी क्या लिमिटेशन थी और उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट थ्योरी करते हैं बॉन्डिंग की, और वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम VBT के नाम से भी जानते हैं, और ये दी थी पॉलिंग ने 1931 में। स्टूडेंट्स हमें 3 थ्योरी करनी है। वर्नर्स थ्योरी जो हम कर चुके हैं, अब मैं आपको बता रही हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसके बाद हमें करनी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अगर देखा जाए इन तीनों थ्योरीज़ को अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसमें से सबसे सिंपल और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लो। ठीक है, और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसी के ऊपर बेस्ड है अब तक हमने जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है, वो एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर ही बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें ये बताती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। हमने शुरू में जब डेफिनेशन पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में ही बात करी थी। तो यहाँ पर भी वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही कहती है कि लिगेंड्स जो होते हैं वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल को डोनेट करते हैं, और उसकी वजह से उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। मेटल और लिगेंड के बीच में ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग होने की वजह से जो बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, और वो हमें ज्योमेट्री के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अच्छा, जब हमें लिगेंड अपना लोन पेयर मेटल को देता है तो मेटल के पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते तो वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग वगैरह करा के अपने जो ऑर्बिटल्स हैं उन मैनेज करता है कि वो ऑर्बिटल्स जो हैं वैकेंट हो जाएं इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग वगैरह करा के। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराता है और उसके बाद जो वैकेंट ऑर्बिटल्स बचते हैं वो अलग अलग एनर्जी के होते हैं और अलग अलग शेप के होते हैं, तो उनको इक्वल करने के लिए एनर्जी वाइज भी और साइज़ वाइज भी और शेप वाइज भी वो इंटरमिक्स होते हैं और इक्वल नंबर के ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो अगर 2-3 बातें ही बताई, मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, लिगेंड मेटल को लोन पेयर देगा, मेटल के पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं और अगर नहीं भी हैं तो वो वैकेंट ऑर्बिटल्स अपने बना लेता है इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा के, फिर एनर्जी साइज़ और शेप को इक्वल करने के लिए इंटरमिक्स होकर इक्वल नंबर के वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं, यानी हाइब्रिडेशन का फिनोमेना होता है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत ही ख़ास बात है, और वो ख़ास बात क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है। ये बात हमें वर्नर ने भी बताई थी, लेकिन ये हमें उसको बेटर एक्सप्लेन करके बताता है। ये थ्योरी हमें बताती है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 ही शेप पॉसिबल हैं, 2 ही ज्योमेट्री पॉसिबल हैं, या तो वो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होगा और या फिर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो एक ही
ज्योमेट्री पॉसिबल है और वो है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तब भी एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल है और वो है ऑक्टाहेड्रल। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5, 6 की वजह से हमको 4 तरह की ज्योमेट्री मिल सकती है, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो, और ऑक्टाहेड्रल जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 6 हो। अब देखिए ये जो शेप्स हैं ये किससे रिलेटेड है, हाइब्रिडाइजेशन से। अभी मैंने आपको बताया कि मेटल के ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इंटरमिक्स होकर के इक्वल अमाउंट के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, यानी क्या होता है उनमें हाइब्रिडाइजेशन। अगर तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है तो उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, DsP2। अगर वो टेट्राहेड्रल होंगे तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा sp3। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल के अंदर DsP3 या sp3d हाइब्रिडेशन मिलेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई ये जो D है ये n-1 है, यानी कि पेनल्टीमेट शेल का D है, लेकिन जो ये D है ये वैलेंस शेल का है, यानी ND है, वैलेंस शेल का D है, और ये पेनल्टीमेट शेल का D है। ठीक है। इसी तरीके से जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं तब भी 2 ही तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, या तो D2sp3 या sp3d2। जब D2sp3 होगा तो ये n-1d का होगा, और जब sp3d2 होगा तो ये nd होगा, यानी वैलेंस शेल का d ऑर्बिटल होगा। ठीक। अब आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि DsP2, DsP3 एंड D2sp3 ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें n-1d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। अंदर वाला d ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है। और इनको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये मैं आपको ये सारी बात तब समझ में आएगी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की जब मैं आपको कुछ कंपाउंड्स को VBT थ्योरी के बेस पर उनमें हाइब्रिडाइजेशन, उनकी ज्योमेट्री और उनका मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन करूँगी। तो फिलहाल मैं आपको यहीं तक ही समझा रही हूँ कि अगर n-1d ऑर्बिटल बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और यदि जो है n-1d की जगह nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, जो sp3 में मिलेगा, sp3d में मिलेगा और sp3d2 के अंदर मिलेगा। ठीक है। अब हम इन 2 टर्म्स को और डिटेल में समझ लेते हैं कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जबकि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम हाइपो लिगेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इनको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इनको हाई स्पिन। लो स्पिन का क्या मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, क्योंकि यहाँ पर वीक लिगेंड होगा। ठीक है। और चूंकि इसके अंदर वाले d ऑर्बिटल जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, तो इसमें DsP2, DsP3 और D2sp3 आएंगे, और इसके अंदर जो है Nd यानी कि वैलेंस शेल का d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए इसमें sp3, sp3d एंड sp3d2 जैसे हाइब्रिडाइजेशन आएंगे। ठीक है। तो ये मैंने आपको इन ब्रीफ मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताया। अब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पर जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन, उनकी शेप और उनका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे, ये सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए कॉम्प्लेक्सेस क्या ज्योमेट्री निकालते हैं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं और उनका मैग्नेटिक बिहेवियर निकालते हैं VBT के बेस पर। ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल्स लेंगे और फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी। सपोज़ करो हमने ये एग्जांपल लिया। अच्छा चलो, इस एग्जाम्पल को लेने से पहले 1-2 बात हमें याद रखनी पड़ेंगी, और वो क्या है कि लिगेंड्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ लिगेंड वीक होते हैं। तो हम क्या करेंगे, केवल वीक लिगेंड्स को लर्न कर लेंगे, बाकी सारे लिगेंड्स किस में आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में आ जाएंगे। तो वीक लिगेंड में हमें केवल 3 ही नाम याद रखने हैं। एक वाटर है, एक हेलोजेंस है, सभी हेलोजेंस है, और एक अमोनिया है। इनको हम वीक लिगेंड मानेंगे, और ये वीक लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं करा पाएंगे। जब हमें वैकेंट d ऑर्बिटल्स की ज़रूरत होगी तो वो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं करा पाएंगे। अभी मैं आपको आगे एग्जाम्पल कराऊंगी, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी।
ठीक है, तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि 3 लिगेंड ऐसे हैं जो वीक हैं, एक तो वाटर हो गया, एक हेलोजन हो गया और एक अमोनिया हो गया। ठीक है, अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है जब मेटल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +3 में होता है। अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, अदरवाइज ये एक वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। हमें ये 2 बातें याद रखनी है। अब सपोज करो हमने ये कॉम्प्लेक्स लिया NiCO का होल 4 निकल टेट्रा कार्बोनिल। ठीक, हमें इसकी शेप ज्योमेट्री निकालनी है, या जिसको शेप कह लो, और इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है हमको, और इसका हाइब्रिडेशन निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। तो यहाँ जब हमने मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो वो कितनी आ गई, 0 आ गई। क्यों आई 0 वो, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। ठीक, अब हम निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो हमें पता है निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो ये आर्गन 3d8 4s2 आ गया। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका मतलब हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो 3d ऑर्बिटल्स हैं, जो 4s है और 4s के बाद जो 4p है वैकेंट p ऑर्बिटल, उन सबको हम लिखेंगे, और लिखने के बाद हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। तो d में हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए और s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। यहाँ तक तो सिंपल बात है। अब क्या है कि यहाँ पर 4 जो कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं जो लिगेंड का काम कर रहे हैं, वो एक एक लोन पेयर देंगे, यानी कि इस निकल को कुल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मिलने हैं। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए इसके पास 4 ऑर्बिटल कैसे होनी चाहिए, वैकेंट होने चाहिए। तो हमें लग रहा है कि इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल कितने, वैकेंट ऑर्बिटल कुल मिला के कितने हैं, 3 ही हैं, जबकि हमें कितने चाहिए, 4 चाहिए। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर जो आपका कोबाल्ट है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए ये क्या कहेगा कि भाई तुम इन d ऑर्बिटल्स में, इन 3 में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन d ऑर्बिटल्स में दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों है, चलो भाई तुम पेयर अप करो अपने आप को। हर ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2-2 रहेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे जो है 4 ऑर्बिटल्स वैकेंट चाहिए। तो क्या होगा कि जो ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये किस में शिफ्ट हो जाएंगे, d में शिफ्ट हो जाएंगे। और जब वो d में शिफ्ट हो जाएंगे तो ये हमें एक s का और 3 p के ऑर्बिटल्स कैसे मिल जाएंगे, वैकेंट मिल जाएंगे, जहाँ पर कि कार्बन मोनोऑक्साइड अपने लोन पेयर दे सकता है। ठीक है, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई, क्या कि ये तो है s और ये है p, तो दोनों की शेप क्या हो गई, अलग, दोनों का एनर्जी लेवल भी क्या हो गया, अलग, दोनों का साइज़ भी क्या हो गया, साइज़ तो चलो दोनों का सेम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इनको इक्वल करना ज़रूरी है, एनर्जी के हिसाब से भी और शेप के हिसाब से भी। तो हम इन चारों ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स कर देंगे, तो हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, और वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस नाम से जाने जाएंगे, sp3। यानी कि हमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे, जो एनर्जी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेम होंगे और शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेम होंगे। ठीक, तो अब जब वो सब सेम हो गए तो कार्बन मोनोऑक्साइड अपना एक एक लोन पेयर दे देगा। जो ये क्रॉस क्रॉस करके दिखा रखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो किसने दिए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ने दिए हैं। ठीक, अब बताइए, ये तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बताओ शेप कैसी आ गई, टेट्राहेड्रल। अब देखो, हमने ये भी पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड हो, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, तो वो मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। तो ये मॉलिक्यूल या भी हमारा कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड हैं। तो हमें यहाँ 3 बातों की जानकारी मिली, एक तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर जो डायमैग्नेटिक है, एक ज्योमेट्री जो कैसी है, टेट्राहेड्रल, और एक हाइब्रिडेशन जो क्या है, sp3। ठीक, अब यदि हमें कहीं एग्जाम में कहे कि भी आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ, निकल टेट्रा कार्बोनिल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ, तो हमें इस पूरे प्रोसीजर से गुजरने के बाद पता लगा कि इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp3 है। तो हमने टेट्राहेड्रल शेप ड्रॉ कर दी, सेंटर में हमने क्या लगा दिया, मेटल, निकल, और जो टेट्राहेड्रली यहाँ पर 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, अरेंज हो गए, और ये अपना एक एक क्या दे रहे हैं, लोन पेयर दे रहे हैं, और इसको हमने बड़े ब्रैकेट में एंक्लोज कर दिया। तो इस तरह से ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको कि कैसे हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हमने निकाल लिया।
ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दूँ और मैं यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह क्या ले लूँ, Cl ले लूँ। ठीक है, मैं रेड पेन ले लेती हूँ, Cl ले लूँ और इसके ऊपर चार्ज कौन सा लगा दूँ मैं, -2 लगा दूँ। ठीक, तो अब बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। एक Cl की -1 तो 4 की कितनी हो गई, -4। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2। यानी यहाँ निकल की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, +2। +2 का मतलब क्या है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे 4s में से, यानी कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, 3d8। तो ये 4s के इलेक्ट्रॉन भी चले गए। ठीक, अब देखिए अगर ये चाहता तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर अप करा सकता था, लेकिन यहाँ पर हमारा लिगेंड कौन है, Cl कौन होता है, हेलोजन कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करा पाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आएगा, तो ये d ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट नहीं होगा, यानी यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हमको फिर से जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाँ, यहाँ जब हम शेप ड्रॉ करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा लग जाएगा, -2 लग जाएगा। ठीक, इस तरह से हमने इसकी भी क्या निकाली, शेप और हाइब्रिडाइजेशन। अब हम अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, निकल टेट्रासाइनाइड। ठीक है, और -2 चार्ज है इसके ऊपर। ठीक, सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली, +2 निकली, मीन्स ये यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आर्गन 3d8 हो गया। इट मीन्स s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इसका सीन और इसका सीन दोनों का कैसा है, बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ हमारा लिगेंड कैसा था, वीक, और यहाँ हमारा लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देगा, पेयर अप करवा देगा। पेयर अप कराने से ये d ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। तो हमारे जो 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में वो कौन से हो जाएंगे, 1d 1s और 2p, यानी हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा, dsp2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसमें भी यही दिखाया है कि ये इलेक्ट्रॉन हमारे पेयर्ड अप हो गए। ये जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन है ये लिगेंड ने दिए। लिगेंड कौन है यहाँ पे, साइनाइड कितने हैं, 4, 1 2 3 4, और इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लेकिन यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, dsp2 होगा। अब जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा तो शेप कैसी आ जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। अब अगेन यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है तो बताओ ये क्या हो जाएगा, आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मैग्नेटिक बिहेवियर पता लग गया, ज्योमेट्री पता लग गई, हाइब्रिडाइजेशन पता लग गया। अब यदि हमें इसकी शेप ड्रॉ करनी हो तो हम कैसी शेप ड्रॉ कर देंगे, स्क्वायर प्लेनर शेप को ड्रॉ करने के लिए बताओ क्या करेंगे, हम एक स्क्वायर बनाएंगे। इसके अंदर ये 2 Cn नहीं आएंगे, ये डायग्राम मैंने गलत बना दिया। इसकी शेप जो होगी, मैंने ऑक्टाहेड्रल बना दी है, इसकी शेप इस तरीके से होगी। तो अब आप देखिए ये स्क्वायर है और इसके चारों कॉर्नर पर एक एक लिगेंड है, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, -2 आ गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा निकल टेट्रासाइनाइड का। ठीक है, अब हम स्टडी कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 को जब हम स्टडी करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है हमारा, जो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है हमारा वो क्या हो सकते हैं, 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। या तो वो हमारा क्या होगा, sp3d होगा, या वो हमारा क्या होगा, dsp3 होगा। sp3d या dsp3। अगर sp3d है तो ये d वैलेंस शेल का होगा, अगर dsp3 है तो ये d किसका हो जाएगा, आपका जो आपका n-1d है वो हो जाएगा। तो बताओ शेप कैसी हो जाएगी, जब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है तो एक ही शेप पॉसिबल है, और वो शेप कौन सी होती है भाई, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की, और यहाँ पर जो मैं लिख रही हूँ इसकी शेप, वो शेप हमारी क्या आ जाएगी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल।
ठीक है, तो ये सारे रूल्स तो उसमें भी वही के वही रहेंगे जो भी हमने करे हैं। यहाँ मैं आपका एग्ज़ाम्पल बदल देती हूँ, और मैं अब यहाँ पर एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ आपका आयरन पेंटा कार्बोनिल का। आयरन पेंटा कार्बोनिल का फॉर्मूला क्या होगा? FeCO का होल 5। ठीक है, तो यहाँ मैं ले रही हूँ FeCO का होल 5। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हमने पहले इसका, तो क्या आएगा? x + 0 = 0, यानी x = कितना आ गया? 0। अब हमें पता है आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 3d6 4s2 होता है। ठीक, यानी कि मैं D में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करूँगी भाई? D में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करूँगी? 6 फिल करूँगी, ये रहे 6 इलेक्ट्रॉन्स। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो वीक लिगेंड हमारे कौन से हैं? वाटर, हेलोजन और अमोनिया। लेकिन ये तो क्या है? हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या करवाएगा? पेयरिंग कराएगा अगर ज़रूरत हुई तो। अब हमने देखा कि इसमें कितने लिगेंड है? 5। इसका मतलब हमें 5 ऑर्बिटल कैसे चाहिएंगे? वैकेंट चाहिएंगे। तो 5 ऑर्बिटल वैकेंट करने के लिए हमें देखा कि यहाँ तो हमारे पास 3 ही है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा देगा? पेयर अप कराएगा। पेयर अप कराएगा तो बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए? 8 हो गए। यानी ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑर्बिटल में आ सकते हैं? 4 में आ सकते हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कितने में आ जाएंगे? 4 में आ जाएंगे। और इस तरीके से ये 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 ये कैसे हो जाएंगे? वैकेंट हो जाएंगे। और इस तरीके से यहाँ आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? यहाँ आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3dsp3 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आ गया? DsP3 आ गया। अब अंदर वाला D यानी कि N-1 D काम में आ रहा है, इसलिए कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? इनर ऑर्बिटल होगा। और इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो हम देख रहे हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी क्रॉस क्रॉस आ जाएगा, एक भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड नहीं है। यानी इसकी स्पिन कैसी हो जाएगी? लो। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। चूँकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है इसलिए इसको हम हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट करेगा। और वो कौन डोनेट करेगा? हमारे 5 ही CO डोनेट करेंगे। और इस तरह से अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? DsP3 हो जाएगा। अभी भी ये कैसा है? डायमैग्नेटिक है। और इसकी शेप कैसी हो जाएगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगी। अब अगर मुझे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप को ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूँगी? इसको ऐसे ही करूँगी। ठीक है, और सेंटर में यहाँ कौन आ जाएगा? आपका Fe आ जाएगा। और यहाँ आपके कौन आ जाएंगे? CO। और ये CO क्या देंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। और इस तरह से आपको ये क्या मिल जाएगा? कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, जिसकी शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो देखो VBT है ना आसान, कितनी आसान है। अब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 होगा या क्या होगा? d2sp3 होगा। और शेप जो है वो एक ही पॉसिबल है, और वो शेप जो है वो हमारी क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। शेप हमारी क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। और वो मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ बिल्कुल इसी से ही मिलता जुलता ले लेती हूँ। सपोज़ करो मैंने यहाँ पर आपका एग्ज़ाम्पल ले लिया। जो एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ मैं वो ले रही हूँ CrCO का होल 6। तो भाई ये क्या आ गया? हमारा क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है। हमें पता है ये एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? आर्गन 3d5 4s1।
अब यहाँ पर भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए भाई, डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 आ गए। अब देखो अगेन ये कैसा लिगेंड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। हमें कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 6 चाहिए, हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने ऑर्बिटल में आ सकते हैं, 3 में। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पेयर अप हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो गए, पेयर अप हो गए। अब हमारे पास से 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स कैसे हो जाएंगे, वैकेंट हो जाएंगे। तो बताइए हमारे यहाँ पर जो अब हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा, डी कितने हो गए, 2sp3, D2sp3, 1 2 3 4 5 6। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपके अब क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कौन दे रहा है भाई, हमारा लिगेंड दे रहा है। लिगेंड हमारा कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो डोनेट हो रहे हैं, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन दे रहा है भाई, ये 6 दे रहे हैं। कौन दे रहा है, 6 के अंदर भी हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है। अगेन हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर अप हैं। अगेन ये कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। शेप स्क्वायर प्लेनर से हटकर क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा, D2sp3। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल शेप अगर हमें ड्रॉ करनी हो तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे ऑक्टाहेड्रल शेप को। तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगी, CO लगा दूंगी जो हमारा लिगेंड है। ठीक है, और शेप कैसी ड्रॉ करूँगी मैं, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ करूँगी। ये ऑक्टाहेड्रल शेप हो गई। यहाँ क्या आ गया हमारा, CO 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 एंड CO। ठीक, और इसकी शेप कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो गई। तो भाई देखो ये वाला मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एक एग्जाम्पल बताया। ऑक्टाहेड्रल में ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें हाइब्रिडाइजेशन, इस केस में हमारा क्या आ रहा था, D2sp3 आ रहा है। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, या तो D2sp3 या sp3d2। अच्छा, ज्योमेट्री तो केवल एक ही हो सकती है और वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल है, दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तब भी एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल है, दैट इज़ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तब 2 ज्योमेट्री पॉसिबल हो सकती है, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आते ही तो हमें बिल्कुल ईजी हो जाना चाहिए कि चलो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब ज्योमेट्री तो पहले ही पता लग गई, क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अब एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं FeCN का होल 6-4। ठीक है, अब इस केस में हमने जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो वो हमारा आया +2। आयरन का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो आर्गन 3d6 4s2 आता है। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो क्या आ गया, 3d6 आ गया। तो हमें इस तरह की स्थिति मिली इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए 6 लिगेंड्स हैं, इसका मतलब कि हम, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब हमें 6 ऑर्बिटल्स वैकेंट चाहिए। लेकिन अभी हमें कितने वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहे हैं, 3। लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग है ही, क्योंकि वीक लिगेंड तो केवल 3 ही है, अमोनिया है, वाटर है और हेलोजन है। तो ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाएगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 है, इसका मतलब वो कितने ऑर्बिटल में आ जाएंगे, 3 में आ जाएंगे। 3 में आ जाएंगे तो भाई 2 D हमारे लिए वैकेंट हो जाएंगे। तो ये 2 तो D हो गए, 1 S हो गया और 3 P हो गए। इनमें जो है वो साइनाइड जो लिगेंड है वो अपने लोन पेयर देगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन होगा ताकि एनर्जी और जो शेप है वो इक्वल हो जाए। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा। अगेन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब ये अपने लोन पेयर्स दे देंगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। चूँकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। D2sp3 है तो शेप कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। इसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर तो शेप ड्रॉ करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। सेंटर में आयरन आ जाएगा और ऑक्टाहेड्रली ये 6 जो लिगेंड्स हैं वो अरेंज हो जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, -4। वेरी सिंपल।
अब क्या है कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं, सपोज़ करो मैंने यहाँ पे -4 की जगह क्या कर दिया होता, -3 कर दिया होता, तो बताइए हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाता है। यहाँ पर भी क्या हो जाता 3, तो ये भी क्या हो जाता +3 हो जाता, तो ये क्या हो जाता हमारा 3d5 हो जाता। 3d5 हो जाता तो भाई ये स्थिति आ जाती इसके अंदर। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होते तब भी ये स्थिति थी, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता, अनपेयर्ड रह जाता। अगर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता तो ये डायमैग्नेटिक की जगह क्या हो जाता, पैरामैग्नेटिक हो जाता। शेप वही रहती और इनर ऑर्बिटल ही रहता, हाइपर लिगेटेड ही रहता, लो स्पिन ही रहता, यानी हर तरह से ये Fe, पहला जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो क्या था, FeCN का होल 6 -4 की तरह ही होता, लेकिन ये हमारा कैसा था, डायामैग्नेटिक, लेकिन ये हमारा कैसा है, पैरामैग्नेटिक। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक और ये डायमैग्नेटिक क्यों होता है, तो हम बता देंगे भाई इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा टिपिकल है और एनसीईआरटी में पूछा भी हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो वो देख लेते हैं हम कि CuNH3 होल 6 +3 तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन मिलेगा, D2sp3। और जब हम निकल NH3 का होल 6 +2 लेते हैं तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कैसा बनाएगा, sp3d2 बनाएगा। ऐसा क्यों बनाएगा, तो देखो ये याद करने वाली बात है कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है जब मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और अमोनिया वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है अगर मेटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2, यानी कि डिपेंड्स वेदर इट डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कि अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा या वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कोबाल्ट की निकालते हैं तो वो +3 आती है, इसका मतलब यहाँ अमोनिया किसकी तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। जब हम यहाँ निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितनी आएगी, +2 आएगी, इसका मतलब वहाँ अमोनिया किसकी तरह काम करेगा, वीक लिगेंड की तरह। अब देखो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह है तो वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवा देगा, तो n-1d ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि जो है अंदर वाले d ऑर्बिटल जो है यानी n-1d ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में भाग लेंगे तो ये और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना देगा। यहाँ पर अंदर वाले जो है वो भाग नहीं ले पाएंगे क्योंकि वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो पाएंगे, पेयर अप नहीं होंगे तो वो बाहर वाले डी जो है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट होंगे, तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। थोड़ा समझ लेते हैं और इसको अच्छी तरह से। अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल लेती हूँ तो कोबाल्ट +3 है, ये स्थिति है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या करवा देगा, पेयरिंग करा देगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन 3 में आ गए, तो इस तरह से D2sp3 हाइब्रिडेशन हो गया और हमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिल गया। अब यदि मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, कोबाल्ट की जगह पे क्या ले लूँ, निकल ले लूँ, और यहाँ +3 की जगह क्या ले लूँ, +2 ले लूँ, तो बताओ यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, निकल +2, और जब हम निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 3d8। 3d8 का मतलब क्या हो जाएगा, 5, 6, 7 और ये 8। अब देखिए प्रॉब्लम अब हमारे यहाँ से जो है डिफरेंस नज़र आएगा आपको कि ये लिगेंड अब हमारा कैसा हो गया, वीक हो गया। तो भाई वीक लिगेंड हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तो करा नहीं पाएगा, लेकिन इसको कितने वैकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए, इसको टोटल वैकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए 6, तो अभी हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, 4। तो ये डी ऑर्बिटल तो इसको दो, ये वाले डी ऑर्बिटल तो इसको मिल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इनकी पेयरिंग नहीं हो पा रही है। तो इनकी पेयरिंग नहीं होगी तो ये आगे के डी काम मिलेगा, तो मैं इसी को यहाँ पर और आगे बढ़ा दूँगी। इसी को अगर मैं और आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ हाइब्रिडेशन आपका क्या हो जाएगा, ये नहीं भाग मिलेगा आपका, ये डी ऑर्बिटल भाग नहीं लेंगे और हाइब्रिडेशन हमारा क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। और यहाँ हमारे एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे जैसे पहले थे, और यहाँ हमारे डी ऑर्बिटल आ जाएगा, ठीक, और डी ऑर्बिटल के अंदर कितने लोन पेयर आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, और इस तरह से sp3d2 हो जाएगा। तो बताइए अब sp3d2 कौन सा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, आउटर, और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में।
कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह भी बिहेव करता है, वीक लिगेंड की तरह भी बिहेव करता है, डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल. इफ़ इट इज़ +3 इट बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड इफ इट इज़ +2 इट बिहेव्स एज अ वीक लिगेंड. अब देखिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और वो है हमारा COFeF6-3. तो यहाँ जब हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो +3 आई, यानी अगेन 3d6 आ गया. तो अभी इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4 और हमें कितनी ऑर्बिटल चाहिए, 6 ऑर्बिटल्स चाहिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है. तो हमने देखा कि हमारा लिगेंड तो हेलोजन है, हेलोजन तो वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड पेयरिंग तो करा नहीं पाएंगे, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो पाएंगे और हमें 6 ऑर्बिटल्स लेने हैं. तो 1 s और 3 p तो है और अब हमें आगे के डी यूज़ में लेने पड़ेंगे. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा और इस तरह से हमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिलेगा और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है. ठीक है. अब देखिए एक क्वेश्चन कि जो VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है, अभी तक हमने क्या करा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से हमने 3 चीज़ों को प्रेडिक्ट करा. कौन सा, नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या पता लग गया, ज्योमेट्री, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति देखी पेयर्ड है या अनपेयर्ड है तो हमें मैग्नेटिक बिहेवियर पता लग गया. लेकिन हम उल्टा भी कर सकते हैं, अगर हमें मैग्नेटिक बिहेवियर पता है तो उससे भी हम ज्योमेट्री निकाल सकते हैं. देखो अभी हमने ज्योमेट्री से क्या निकाला था, मैग्नेटिक बिहेवियर, अब हम मैग्नेटिक बिहेवियर से क्या निकालेंगे, ज्योमेट्री. ऐसा क्वेश्चन आपके NCERT में दिया हुआ है. ठीक है. और केमिस्ट्री के अंदर तो हमें NCERT हर हालत में करनी है क्योंकि क्वेश्चन पेपर के अंदर NCERT में से क्वेश्चंस आते हैं तो हमें करने हैं. तो अब आप इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि निकल Cl(2) है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये बता दिया है कि ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 2.7 बोर मैग्नेटॉन है. तो हमें इसकी ज्योमेट्री बतानी है. देखो मैंने आपको जब 8th चैप्टर कराया था तभी बता दिया था मैंने आपको कि अगर हमारे को मैग्नेटिक मोमेंट देते हैं तो पॉइंट से पहले जो डिजिट है उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. यानी इस केस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब वो पेयर अप नहीं हुए हैं. ठीक है, वो पेयर अप नहीं हुए. पहली बात हमें ये क्लू मिल गया. दूसरा क्लू हमें कोऑर्डिनेशन नंबर से मिल रहा है. अब देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो भाई 2 ही शेप हो सकती है, या तो टेट्राहेड्रल यानी sp3 या dsp2. देखो dsp2 का d तो हमें तब मिलता ना जब इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते और वो d को खाली करते, लेकिन यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर अप हुए नहीं है. और वैसे भी हमें पता है कि Cl कैसा है, वीक लिगेंड है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप होने नहीं देगा, यानी हमें D तो मिल ही नहीं पाएगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए. इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3, और sp3 होगा तो शेप कौन सी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल. ठीक है. सो ये मैंने आपको VBT के बारे में बता दिया है कि VBT के अंदर जो है आपके 3 कोऑर्डिनेशन नंबर हमने डिस्कस करे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करा. और हमने सभी के अंदर 3 ही बातों को जानने की कोशिश करी है, ज्योमेट्री के बारे में, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, और हमने ये पता करा है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है. ठीक. अब देखो VBT में भी कुछ, हालांकि VBT से देखो हमें कई सारी जानकारी मिली, हमें मैग्नेटिक बिहेवियर भी पता लग रहा है, हमें ज्योमेट्री भी पता लग रही है, हमें हाइब्रिडाइजेशन भी पता लग रहा है. इन स्पाइट ऑफ दैट VBT की कुछ लिमिटेशन है. क्या लिमिटेशन है कि VBT ने हमें ये क्लियर कट नहीं बताया कि कौन सा लिगेंड वीक है और कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है. ये सब हमें बाद में पता लगे हैं कि हेलोजन वीक लिगेंड है या वो है, जो भी है, ये हमें क्लियर कट नहीं बताया कि कौन वीक है और कौन स्ट्रॉन्ग है. नंबर 2 बात कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो भाई पेयरिंग क्यों करा पाता है वो, और वीक लिगेंड पेयरिंग क्यों नहीं करा पाता, इसका रीज़न नहीं दे पाया वो. ठीक है. इसके अलावा उसने ये भी नहीं उसकी वाला बताई कि जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो भी कुछ केसेस के अंदर मिसलीडिंग था, यानी कि सही नहीं बताया. कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होता है और जब हम VBT से निकालते हैं तो वो किस केस में आ जाता है, डायमैग्नेटिक की केस में आ जाता है.
ठीक। और सबसे बड़ी कमी पीपीटी की क्या थी कि इसने कलर के बारे में नहीं बताया, हालांकि जबकि हमें पता है, हमने 8 चैप्टर में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इसने रीज़न नहीं बता पाया कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं। ठीक। तो सबसे पहले जो हमने वर्नर थ्योरी पढ़ी उसमें तो नंबर ऑफ लिमिटेशंस थी। अब जब हमने वीबीटी पढ़ ली है तो इसमें भी कुछ लिमिटेशंस आ गई हैं। अब उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक नई थ्योरी जो है वो आएगी जिसको हम पढ़ेंगे, और वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने सभी तरह के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है। वीबीटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस यूनिट। इस यूनिट का अगर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इजी टॉपिक है ना तो वो वीबीटी है। तो आपको अच्छे से करनी है वीबीटी। कई बार क्या होता है कि पहले तो ये यूनिट 3 मार्क्स की आती थी, तो 3 के 3 मार्क्स जो है क्वेश्चन जो है वो वीबीटी के बन जाते थे। तो आपको ये बहुत इजी भी है और सिस्टमेटिक वे में चल रही है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, बार बार देखना, तब तक देखना जब तक आपको सारी बात समझ में ना आ जाए और आपको याद ना हो जाए। ठीक है। आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड डू स्टडी।